अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय क्लास। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोग को? पहले ये बताइए प्लीज़। आवाज़ ठीक है, क्लियर है? चलें, गुड है। चलिए, अच्छा, हमारा फिजिकल ऑप्टिक्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो गया। बस एक ब्रेक्स ला रहता है, एक्स रे डायफ्रैक्शन वाला। और वालेकुम अस्सलाम। बस वसफ़ा, क्या हाल है बच्चे? तुबा कैसी है बेटा? वालेकुम सलाम। तो हमारा बेटा बस एक टॉपिक रह गया है। उसको हम जो है वो एक्स्ट्रा क्लास में कंपनसेट करेंगे, डॉपलर इफेक्ट को भी और उसे भी। ठीक है। आज हम अपना फ्लूइड काइनेमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक है, आप बताओ? ठीक है बच्चों, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सब ने ज्वाइन कर लिया होगा। लेट्स वी हैव अवर टॉपिक। तो मेरा बच्चा, सबसे पहले हमारा फ्लूइड का एक पोर्शन है। इसके दो चैप्टर बेसिकली हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। तो सबसे पहली चीज कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या फर्क है। तो अगर आप विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स स्टडी करेंगे तो हमारे पास बेटा कहलाएगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। मैं आप बता देता हूँ, आपको लिख लो। स्टडी विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। ठीक है, सेम लाइक जैसे मैंने आपको मैकेनिक्स में बताया था कि मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में आप कोई फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते, जस्ट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इफेक्ट पढ़े होते हो। उसके बाद अगला चैप्टर डायनेमिक्स का होता है, जिसमें आप न्यूटन के लॉस पढ़ते हो, फोर्स को स्टडी करते हो, फोर्स के बाद मोमेंटम स्टडी करते हो। तो फिर वो डायनेमिक्स में है। तो इसमें भी इस तरीके से फ्लूइड को अगर आप स्टडी कर रहे हो विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स, ठीक है, तो आपके पास ये बेटा बन जाती है ब्रांच काइनेमेटिक्स की। अच्छा, फ्लूइड क्या होता है बच्चे? फ्लूइड क्या होता है? हर वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सके। सब्सटेंस विच फ्लोज, नोन एज फ्लूइड्स। एग्जाम्पल बेटा क्या है इसकी? इसमें आपके पास लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों आ जाती हैं। ठीक है। आपका लिक्विड लिक्विड में जितने भी आपके पास हनी, वाटर, पेट्रोल, डीजल, ये तमाम के तमाम लिक्विड, और गैसेस में आपके पास एयर एयर हो गई, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तमाम के तमाम बेटा फ्लूइड में आपके पास काउंट होंगे। सही है। तो ये दो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है। अब इनकी मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, वो आप लोग उसके मेन मेन पॉइंट एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं आपको दे देता हूँ कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आ, मैं आपको बता देता हूँ। वो बेटा आप लोग एक बार पढ़ा भी देंगे आपको। इन प्रॉपर्टीज में से कोई एमसीक्यूज बन सकता है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। मेरा बच्चा ये देखें।
ठीक है बच्चा, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको हम बता रहे हैं। गैसेस की भी और इसके साथ लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा, इसको आप लोग एक बार देख लो। इनमें से एमसीक्यू बन सकता है आपको पता। जैसे डेफिनेशन क्या होती है, फ्लूइड्स दैट कंफर्म टू द शेप ऑफ देयर कंटेनर, ठीक है, कन्फर्म फ्लूइड। अच्छा, इनका फिक्स वॉल्यूम, गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैसेस का वॉल्यूम, अगर अगर आप एक रूम में है तो रूम जितना वॉल्यूम ले लेंगे। अगर गैसेस आपके पास एक गिलास में है, एक बैलून में, तो बैलून जितना वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, बट शेप जो होती है वो कंटेनर, जैसे आप गिलास में डालोगे तो गैसेस आपकी जो है वो गिलास जैसी बन जाएंगी, बैलून में बैलून जैसी शेप शेप आपकी कंफर्म हो जाती है। लिक्विड में ऐसा नहीं होता, इसका वॉल्यूम भी आपके पास फिक्स होता है। लाइट, अगर आपके पास एक गिलास पानी है तो जमीन पर वही गिलास ही रहेगा, ऐसा नहीं है वो पूरे कमर जितना नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, नो फिक्स शेप, ठीक है, फिक्स शेप नहीं होती। इसकी भी फिक्स शेप नहीं होती, शेप चेंज करता रहता है। गिलास में गिलास जैसी है, जग में है जग जैसी है, कहीं और है तो वैसी शेप। इसका कन्फर्म हो जाता है, ठीक है, कंटेनर के साथ। जैसा कंटेनर होगा वॉल्यूम उतना बढ़ जाएगा। बैलून में बैलून जितना होगा, रूम में रूम जितना होगा, कहीं पर भी। लेकिन ये अपना मेंटेन रखता है वॉल्यूम। ठीक है। गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी में होती है। जैसे आप एक कोक, अगर आप लोगों ने कोक की बोतल पी होगी तो आपको आइडिया होगा कि एक कोक की बोतल में कितनी ज्यादा गैस उन्होंने कंप्रेस करके डाली हुई होती है। लेकिन लिक्विड को बहुत इनकी बहुत कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, डेंसिटी बड़ी लो होती है। डेंसिटी मेरे बच्चा क्या होती है? डेंसिटी आपने समझना है, जिस चीज के भी डिवाइड में आपके पास वॉल्यूम, एरिया या लेंथ आ रहा है वो डेंसिटी कहलाती है। जनरली अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो डेंसिटी बच्चा क्या कहलाती है? गिवन मैस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो आपको पता है गैसेस जो होती हैं एक एक पूरे रूम में का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती हैं, बल्कि एक पूरे घर, बहुत बड़ा वॉल्यूम। तो डिवाइड कम हो रहा है, डिवाइड में वैल्यू छोटी हो रही है, तो आपके पास जो है वो डिवाइड की वॉल्यूम बड़ा हो रहा है, तो आंसर आपके पास छोटा आ रहा है। लेकिन लिक्विड की डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू गैसेस के मुकाबले में। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कहते हैं कि कोई चीज कितनी गाढ़ी है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, विस्कोसिटी के प्रॉपर्टी अपोज टू फ्लो। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी कहलाती है। ठीक है बच्चा। ठीक है मेरा बच्चा, बात समझ में आ रही है? जो अपोजिशन लग रही होती है बेसिकली, या जो रेजिस्टेंस लग रही होती है फ्लो के टाइम पे, उसे कहा जाता है विस्कोसिटी। तो गैसेस की विस्कोसिटी जो होती है वो लो होती है, डेफिनेटली लो होगी। और लिक्विड की हाई होती है, ठीक है। इसके अलावा सरफेस टेंशन जो होती है गैसेस की कोई नहीं होती। सरफेस टेंशन की मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। इनकी होती है, ठीक है। गैसेस की बिल्कुल नहीं होती, लिक्विड की होती है। और ये फ्रीली फ्लो करते हैं, बट ये फ्लो करते हैं बट एज फ्रीली एज गैसेस। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? बच्चा क्लियर है? काइंडली टेल मी। ये नोट कर लो, इससे आपके पास एमसीक्यू बन सकता है, तो आपको इसका बिल्कुल आइडिया होना चाहिए।
वेरी गुड। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा तो बेटा वेल एंड गुड। चले बच्चा, तो जरा सा एक साथ साथ एमसीक्यूज भी करते आते हैं। हाँ, द स्टडी ऑफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स डील्स विद, ये ऑप्शन है आपके पास है, फोर्स कॉजिंग मोशन, मोशन विदाउट कंसिडरिंग फोर्स, फ्लूइड विस्कोसिटी या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ए बी सी डी। सो विच आंसर इज करेक्ट? सी क्यों? सी क्यों बता रहे हो भाई? बी है ना। फोर्स के रेफरेंस के बगैर जो आप स्टडी करते हो मोशन को, बेसिकली वो कहलाता है काइनेमेटिक्स। का मतलब ये होता है। वेरी गुड। ओके बच्चा जी। ठीक है, सो ये आपके पास करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं, यहाँ पर प्रेशर की बहुत बात होगी, तो हम जब यहाँ पर प्रेशर की मेरे बच्चा बात कर लेते हैं। प्रेशर को आप सब लोग जानते हैं। बेटा जी, प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट। और इसका जो आम अल्फाज में आपने इसको पढ़ा है, पी से डिनोट करते हो बच्चा जी। और फोर्स अपॉन एरिया, ये इसका बेसिकली फॉर्मूला है। बेटा नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलरली, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नॉर्मली जो आपके पास यहाँ पर वर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलरली। ठीक है, कभी आपके पास एमसीक्यूज में नॉर्मली का वर्ड यूज हो सकता है, तो आपको उसका पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक हो गया बच्चा? ये अमूमन तमाम डायरेक्शन में लग रहा होता है। इसका जो आपके पास बच्चा जी यूनिट होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। यू कैन फाइंड इट्स डायमेंशन एज वेल। चलो लगे हाथ, तो डायमेंशन भी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। डायमेंशन क्या होती है मेरा बच्चा? फोर्स की डायमेंशन होती है एम ए, मास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम की होती है एम, किलोग्राम, मीटर की एल, पर सेकंड स्क्वायर मतलब टी की पावर -2। दिस डायमेंशन इज फॉर फोर्स। डिवाइड में मीटर स्क्वायर आ रहा है, डिवाइड में स्क्वायर आ रहा है, तो डिवाइड का जब स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल मीटर को लेंथ में, तो डिवाइड का स्क्वायर ऊपर जाके -2 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे बेटा क्या बन जाएगी इसी डायमेंशन? एम -2, और यहाँ ये +1 है, -2 + 1 -1, टी की पावर -2। तो ये डायमेंशन सभी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से रट जानी चाहिए। ठीक है।
ठीक है बच्चा। अब आपके पास कोई कंटेनर है, उसमें आपके पास बेटा क्या है, उसमें आपके पास हम कहते हैं कि जैसे कोई बंदा इसमें तैर रहा है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड पड़ा हुआ है, इसके अंदर बेटा ये फूड जो है वो फ्लूइड से भरा हुआ है। फ्लूइड मीन कुछ भी वाटर हो सकता है, वाटर के अलावा आपके पास जो है वो लेट वी से कि दिस फ्लूइड इज, ठीक है। अब इसमें कोई चीज अगर यहाँ मौजूद है ना, कोई बंदा यहाँ पर जो है वो, ठीक है, कि कितनी डेप्थ में बंदा जो है वो, तो डेप्थ जितनी ज्यादा होगी प्रेशर उतना ज्यादा होगा। इट्स मीन जितना आप गहराई पे जाओगे वो फ्लूइड जो है उसका प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है मेरा बच्चा, सही है। और दूसरा, अगर आप एक शहद के तालाब में डुबकी लगाते हो और एक पानी के तालाब में, तो डेफिनेटली शहद जो है वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो जितनी ज्यादा लिक्विड की डेंसिटी होगी प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो इट्स मीन फर्स्ट तो आपके पास ये है कि डेप्थ में जाओगे जितना लिक्विड की प्रेशर बढ़ेगा, और दूसरा मेरा बच्चा आपके पास बन जाता है कि उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, द मोर डेंसिटी द मोर इज द प्रेशर, ठीक है। ठीक है बच्चा जी। और चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होता है, तो आपके पास जो प्रेशर का फॉर्मूला मेरे बच्चा आता है ना, वो आप बिल्कुल इसमें आराम से बैठो बेटा, वो आपके पास मेरा बच्चा जो आ जाता है वो आता है रो जी, और मैं यहाँ पर एच कह दूं या डी कह दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डी कहता हूँ, रो जी डी या रो जी एच। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8 होता है, डी इज द डेप्थ ऑफ द, कितनी डेप्थ पर आपके पास वो चीज मौजूद है, ठीक है बच्चा। सो प्रेशर आपके पास फ्लूइड का जो ग्रेटर होगा, ज्यादा डेप्थ के साथ, हाई डेंसिटी के साथ। जी बच्चा जी, बोले, एनी क्वेश्चन, मैं सुन रहा हूँ। बेटा सवाल कर लें बिल्कुल, सवाल करने पे कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझसे पूछ लें। बट एक पास्कल भी हो, हाँ वो तो सारा आपने पढ़ा हुआ है ना यार, तो पढ़ पढ़ के आ रहे हो, पास्कल एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर वो तमाम इसकी यूनिट है। मैंने ये लगा दिया है वेरी सॉरी, मैंने ये लगा दिया यार, सॉरी, दिस इज ऑप्शन इज बी। एक ही बच्चे ने इसको देखा है, विदाउट कॉजिंग, यार मैं पता नहीं कहाँ था वहां का मेरा आज। हमारे प्रिंसिपल आए नया ना गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, तो हमने इन प्रिंसिपल को देना है, तो उसको मैं इंतजाम कर रहा था, तो शायद मैं वो सोचते सोचते लगा दिया मैंने। ठीक है बच्चा, जी जी बच्चों, एटमॉस्फेयर पास्कल वास्कल तमाम यूनिट आपको पता है, मैंने आपको एस आई यूनिट बताया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट। जी बच्चों, चलो एमसीक्यूज करते हैं आपको, एक बार पूरी स्क्रीन दिखा दूं देख लो मेरा बेटा, देख लो पूरी स्क्रीन देख लो, ऊपर से शुरू हो रही है और ये करते 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 यहाँ आ रही है। आप लोग लेट क्यों ज्वाइन करते हो यार, मैंने तो अब, पहले मैं ना वेट कर लेता था 7 6 7 मिनट, फिर किसी ने जाके पीछे बोला कि भाई सर तो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, हमारा बहुत कीमती वक्त है जो जाया होता है, सर 9 बज के 8 मिनट पे 9 मिनट पे तो हमारे 7 8 मिनट जाया हो जाते हैं, और सर जो है वो ऐसे तो वैसे। तो अब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं क्लास आपकी शुरू कर दूं 9 बज के 2 मिनट पे 3 मिनट पे, तो वो फिर मेरी मजबूरी है बेटा। तो ये बच्चा जी ऑप्शन देखें, प्रेशर एट द डेप्थ एच, डेप्थ को एच बोल रहा है, इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज गिवन बाय, सो व्हाट शुड बी इट्स आंसर, काइंडली कंफर्म कर दें, कंफर्म कर दें बच्चा, रो जी एच, बिल्कुल हाँ आसान है, ठीक है बिल्कुल आसान है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।
So its answer is A. A cockroach. क्या करूं यार, कॉकरोच के बच्चे खत्म नहीं होते बच्चों। बेटा सीधे को बैठो, यहाँ पर फोकस करो सारे बच्चे। कहाँ देख रहे हो? बेटा सीधे को बैठो सारे। तो मेरे बेटा देखें। सो टेल मी इट्स आंसर। बेटा इसका आंसर बताएं, शाबाश। बेटा इसका आंसर बताएं, शाबाश। व्हाट शुड बी इट्स आंसर है? द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है? अभी वैसे हम पास्कल लॉ पढ़ेंगे। जब आप प्रेशर लगाते हो ना, तो वो तमाम डायरेक्शन में इक्वली जा रहा होता है, ठीक है। हर डायमेंशन में आपका जो प्रेशर होता है वो इक्वली हर डायरेक्शन में लग रहा होता है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको पास्कल लॉ पढ़ाऊंगा तो आपको, तो एक्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। इसका जो ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, एक्स एक्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। सो दिस इज इट्स आंसर। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बेटा पास्कल लॉ की तरफ आते हैं। पास्कल लॉ की तरफ आते हैं, शाबाश। तो बेटा पास्कल क्या कहते हैं? बेटा जी नोट कर लीजिए, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। बेटा नोट कर लीजिए। व्हेन अ चेंज इन प्रेशर इज अप्लाइड, व्हेन अ change in pressure is applied, जब आप प्रेशर, इसका मतलब ये है कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट टू एनी स्टैटिक फ्लूइड। बेटा स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास झील है, झील में पानी बह नहीं रहा होता ना, झील में पानी रुका हुआ होता है, उससे हम कहते हैं स्टैटिक फ्लूइड। लेकिन दरिया में क्या होता है? पानी बह रहा होता है, तो वहां पर फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। समझो? ठीक है। इट इज ट्रांसमिटेड, इट इज it is transmitted perfectly to all portions, perfectly to
perfectly to all portions of the fluid of the fluid and to the wall of the container. And to the wall of the बेटा से कहने का मकसद क्या है? उससे कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगा, किसी भी फ्लूइड में प्रेशर लगाओगे ना, तो वो प्रेशर इक्वली और उसी क्वांटिटी में हर तरफ लगेगा, हर तरफ फैल जाएगा। ठीक है, उसी उसी फॉर्म में मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक हमारे पास जैसे एक मैं कहता हूँ हमारे पास एक ये गोल सा एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में मेरा बेटा देखो मेरा बेटा, इसके अंदर कोई ना कोई फ्लूइड मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पर फिक्स पिस्टन है। इसके अंदर कोई ना कोई फ्लूइड मौजूद है, कुछ भी हो सकता है, वो ऑयल हो सकता है या कुछ भी आपके पास क्वांटिटी में हो सकता है। अब वो कह ये रहा है, इतनी जबरदस्त ये चीज है ना, वो ये कह रहा है कि आप जब यहाँ से कोई प्रेशर दोगे ना, तो वो प्रेशर यहाँ पर सारे पिस्टन बिल्कुल इक्वली प्रेशर से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यही जो आपको ब्लू वाली दीवारें दिख रही वहां पर भी लग रहा होगा, तो ये बेसिकली आपके पास पास्कल है, जो कि स्टेटिक आपके पास उसके ऊपर अप्लाई होता है, स्टेटिक फ्लूइड के ऊपर। जैसे गाड़ी में आपके पास इसकी मैं मिसाल देता हूँ, जैसे एप्लीकेशन इसकी है ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम आपके पास है। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूँ, इसके एमसीक्यूज कराएंगे तो आपको अच्छी सी और चीज क्लियर होगी, बट फर्स्ट तो फर्स्ट मेरे बच्चा इसकी जो एग्जांपल आपके पास होगी, वो है आपके पास ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, ये मेरा बेटा क्या है, हम आपको उसकी डायग्राम बना के दिखा देते हैं। और इसकी डिटेल में बेटा नहीं जाएंगे, हमारे पास टाइम कम है, तो वी विल जस्ट शो यू द डायग्राम, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाँ ऐसे हो रहा है। तो बेटा इस तरीके से आपके पास सिस्टम होता है, और यहाँ से आप अप्लाई करते हो, बीच में लिक्विड होता है। ठीक है, व्हील, चारों व्हील पर आपके पास पिस्टन लगे होते हैं, तो आप खाली अपने पाँव के प्रेशर लगाते हो, तो उससे आपकी पूरी की पूरी गाड़ी रुक जाती है। कितना जबरदस्त, जो आजकल बड़े बड़े आपके पास ट्रॉले आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, खाली एक पाँव की छोटी सी फोर्स से आप इतने ज्यादा भारी भारी ट्रॉले या बसेस या इवन के, ठीक है, रोक लेते हो। तो वहां पर ये पास का लॉ यूज हो रहा होता है, अंदर खाली ऑयल होता है। लेकिन फर्क होना ये, इसको ऑयल लीक ना हो। ऑयल अगर लीक हो गया ना आपका, वो कहते हैं ना, ऑयल लीक होने के बाद गाड़ी आपके पास आपकी तबाह हो जाती है। तो इसमें आपके पास ऑयल लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और बड़ा जबरदस्त एक चीज देखी होगी, हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम। ठीक है, अ, आप लोगों ने एक बहुत जबरदस्त देखा होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। एक छोटी सी उंगली की फोर्स से आप पूरी की पूरी कारें जो होते हैं, जहाँ पर सर्विस हो रही होती है, उठा रहे होते हो। तो मैं आपको उसकी इसकी थोड़ी सी एक फार्मूला बताना पड़ेगा।
हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये इसको आप हाइड्रोलिक जैक भी कहते हो। आजकल ना हाइड्रोलिक जैक भी आ गए हैं गाड़ी का टायर खोलने के लिए। तो बेटा उसकी कुछ इस तरीके से डायग्राम होती है, हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ से इसी में इसमें से एक फार्मूला होता है जो कि आपको पता होना चाहिए, पास्कल लॉ का। हाँ ये देखें। तो मेरा बेटा ये आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रही होगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। देखो बेटा, अब इस साइड पे आपकी फीफ जो F1 जहाँ पर लग रही है, ये आपके हाथ के नीचे पिस्टन है। आप ये पिस्टन दबाते हो, अंदर सारा फ्लूइड है। F2 जहाँ पर लग रही है वहां कोई बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई है, तो यहाँ से आप नीचे दबाते हो, वो पूरी की पूरी गाड़ी ऊपर जा रही होती है, ठीक है। और इसका जो आपके पास अगर आपको, चूंकि देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका प्रेशर बेटा क्या लग रहा है, यहाँ पर आप प्रेशर P1 लगा रहे हो ना, और यहाँ पर प्रेशर P2 ऊपर जा रहा है। तो इट्स मीन प्रेशर P1 आपके पास, अगर मैं तो आपको बता दूं कि पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल मेरा बेटा कहता है, पास्कल कहता है कि ये जो आप P1 लगाओगे, ये चले जाएगा P2 के पास, ठीक है। P1 P2 के पास चला जाएगा ना, ठीक है। प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। तो P1 में फोर्स कितनी लग रही है, देखो P1 में फोर्स लग रही है F1। और पिस्टन का जो एरिया है, कितने एरिया पर आप A1 एरिया पर लगा रहे हो, ठीक है मेरा बच्चा। और P2 पर फोर्स जो लगेगी वो लगेगी F2 एरिया A2। तो अगर मुझे F1 मुझे कितनी फोर्स लगानी चाहिए, तो मैं F1 यहाँ फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। F1 आई कैन फाइंड, तो मैं F2 को जो है यहाँ रखूँ, A1 को वहां ले जाऊँ, ठीक है। दिस इज सिंपल पास्कल लॉ। तो ये मेरे पास A2। अब यहाँ पर आपने एरिया ऐसे बनाने हैं कि आप कम फोर्स से ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज या फोर्स अपने लगा सको। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एमसीक्यू करवा देता हूँ इसका, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मेरे बच्चा एक मिनट रुक जाए, मैं आपको इसका एमसीक्यूज करवाऊंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो बेटा, ये आपके पास एक एमसीक्यूज है, ठीक है। बेटा इसके बाद समझा देता हूँ मैं आपको, सवाल लेता हूँ, आपको टेंशन ना लो। तो वो कह रहा है, मेरा बेटा वो कह रहा है कि सब बच्चा देखें, इन हाइड्रोलिक प्रेस इफ इनपुट पिस्टन एरिया, इनपुट कौन सा है बेटा, आप ऊपर देखो, इनपुट पिस्टन एरिया A1 है। तो इट्स मीन आपके पास A1 कितना गिवन है, इनपुट में आपके पास एरिया A1 है। आपने जो पिस्टन का एरिया बनाया हुआ है मेरा बेटा, वो A1 है। कितना है मेरा बच्चा, वो है 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आउटपुट जो पिस्टन एरिया है A2 हाइड्रोलिक प्रेस में, वो है 0.5। इनपुट फोर्स मीन ये आपके पास F1 है, ठीक है। आप दिस दिस यहाँ पर आपके पास इनपुट है, ये आपके पास यहाँ पर आप इनपुट दे रहे हो, और यहाँ पर बेटा आपको आउटपुट मिलेगा। हेयर यू विल गेट आउटपुट। तो मेरा बेटा आपके पास जो F1 आ रही है, 200 न्यूटन, तो आपको आउटपुट फोर्स कितनी मिल रही होगी वो हम लोगों को मालूम करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला बेटा आपको याद कर लो, बहुत बहुत आसान फार्मूला है।
मेरा नहीं ख्याल इसमें आपको कुछ परेशानी ऐसी होगी कि अगर आपको F1 F2 फाइंड आउट करना है तो F2 के लिए ना आपको अलग करना पड़ेगा फार्मूला। देखो मैंने गलत ऊपर उल्टा लिख दिया है। तो ये F1 वहां जाके A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, F1 A2, A2 लेफ्ट जाके मल्टीप्लाई हुआ, F1 A2 और A1 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरा बच्चा। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, जरा आंसर चेक करते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका। लेट वी सी। तो बेटा जी F1 गिवन है 200, A2 गिवन है 0.5, और A1 मेरे बच्चा गिवन है 0.01। अब कल मैंने आपको सिखाया था कि आसानी के लिए आप क्या कर दो, पावर्स में ब्रेक कर दो 10 की पावर में, तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। यहाँ पर ना पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, 200 के बाद पॉइंट आ रहा है। पॉइंट को बेटा जब आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻²। कैलकुलेटर नहीं होगा ना तो आपके लिए बड़ा बड़ा मुसीबत। अरे क्या हुआ, मैंने ऑन किया हुआ है यार। आप लोग मैसेज करोगे बस रिप्लाई नहीं करे, मैं बाकी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। बेटा आप पॉइंट को जब आप राइट में शिफ्ट करोगे 0.5 है तो 5 के बाद पॉइंट लगाओगे ना जब 5.0, तो आपके पास 10 की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, पावर डिग्री हो जाती है। और यहाँ पर देखो 0.01 है, तो 0.1 के बाद जाएगा तब 1.0, यहाँ गया ना तो 2 डिजिट आपने आगे किया तो पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइड वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाना है। तो 2 एक्सपोनेंशियल 2, ठीक है बच्चा। और ये आपके पास आ जाएगा 5 एक्सपोनेंशियल -1, और डिवाइड में 1 तो रहेगा, 10 की पावर जब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -2 से +2 हो जाएगी। ठीक है, तो डिवाइड वाला 1 आप लिख दो 1.0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। चाहिए क्या? 5 2 * 10, ठीक है। 5 को और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बेटा। और 10 की पावर उसको ना एक बार लिख दो। मैंने कहीं गलती कर दी क्या? सही है, तो ये आपके पास 10 की पावर 2 है, 2 2 4 में से 1 निकालो, 3। तो ये 10 की पावर 3 का मतलब ये है कि 10 के साथ 4 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा कितना ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिल रहा है। इज दैट क्लियर? कहीं मैंने मिस्टेक कर दी बता दो। बेटा काइनेमेटिक्स में आप स्टडी करते हो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। ए क्यों बेटा, डी आ रहा है ना। 10 × 10⁻³ तो 10 के साथ 3 जीरो लगा, 4 जीरो। ऑप्शन डी इज करेक्ट बेटा। 5 दूनी 10, ये 2 जो ऊपर जाएगा, 2 और 2 4 माइनस, हाँ ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पहले एमसीक्यूज में काइनेमेटिक्स का मतलब ये होता है कि फोर्स के रेफरेंस के बगैर। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? यार कुछ बच्चे मैं तो सबसे क्लियर नहीं हुआ। आलिया, अहमद रजा, यार मैं इतना आगे पहुंच वो कैसे?
एमसीक्यूज क्लियर नहीं है क्या? पास कर ला यार, सिंपल। एक मिनट, मैं कर लेता बेटा। अच्छा चलें, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एमसीक्यू। बस आपने ये फॉर्मूला बेटा याद रखना है अपने अच्छे से। जी बेटा, इसका आंसर बताइए मुझे, शाबाश। बेटा मुझे इसका, पास्कल लॉ स्टेट्स दैट, व्हाट शुड बी इट्स आंसर? इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सिंपल, बी इट्स करेक्ट आंसर। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास पास्कल लॉ से जो भी बन सकता है हम आपको बता रहे हैं, जो भी एमसीक्यू इसमें जो है पॉसिबिलिटीज है। कुछ इनमें पास पेपर के होते हैं बेटा, कुछ आपके पास जो होते हैं वो हमारे अपने होते हैं, कुछ पास पेपर के, ठीक है। इंपॉर्टेंट सा भी है। सो पास्कल लॉ इज द प्रिंसिपल यूज्ड इन, जी बच्चे, व्हाट शुड बी इट्स आंसर? ये जब इकट्ठा होगा ना, आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाओगे तो पूरा करना होगा, फिर ऐसे एमसीक्यूज भी मुश्किल लग रहे होते हैं। अभी तो आपने अभी भी पढ़ा है तो आपके माइंड में इतना आसान है, इट्स नॉट एज मच इजी। और जब आप इकट्ठे एमसीक्यूज आते हैं ना, तो फिर बंदे को समझ आती है कि यार हो यार, इसका क्या हो सकता है आंसर, या स्टेटमेंट आ जाती है। तो ये चीज सब समझ में आती है। ये तो अभी टॉपिक आपने भी पढ़ा है तो आप समझ रहे होंगे कि बहुत आसान है। तो नो मैटर, आसान तो है, बट चूंकि आप पढ़ रहे हो माशाल्लाह से, तो आपको चीज इजी लग रही है, ठीक है। सो पास्कल लॉ का एमसीक्यू हमने आपको करवा दिया, न्यूमेरिकल वाला भी करवा दिया, आप देख लीजिए। एक एमसीक्यू जो थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंट लगा, तो प्यारे बच्चों जरा इसका आंसर बताइए। शाबाश। व्हाट शुड बी इट्स आंसर बच्चों? ए बी सी और डी, शाबाश, इन बता दीजिए मुझे। बेटा लिक्विड्स ओनली नहीं ना, लिक्विड्स। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चाहे वो गैसेस हो, चाहे वो लिक्विड्स हो, दोनों फ्लूइड्स में आती हैं, ठीक है। फ्लूइड्स के ऊपर, ये फ्लूइड्स के लिए याद रखिएगा, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक। अगर आते तो बहुत अच्छी बात है, बट इट इज स्पेशली फॉर फ्लूइड्स, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जिन बच्चों ने सी अज्यूम किया दे आर लकी, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है बच्चा। जी, इस टॉपिक में कुछ सवाल है, प्लीज पूछ लें ताकि हम फिर आगे बढ़े। जी बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्शमीदिस प्रिंसिपल। वो हम आपको बताएंगे डायनामिक में भी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और स्ट्रीमलाइन फ्लो स्लो, वो फ्लूइड डायनामिक्स में आपको बताएंगे, ठीक है। सॉलिड पर तो फिर वो आता है ना आपके पास, मॉडुलस बन जाते हैं, यंग मॉडुलस और वो सब चीजें आ जाती हैं। जी बिल्कुल आ दिया, बिल्कुल ऐसा ही है। गैसेस फ्लो करती है ना, आपका जहाज उड़ता थोड़ी है, आपका जहाज तैरता है, पता है आपको तो, हुआ बेटा।
हमारे जो एयरप्लेन्स होते हैं बेसिकली वो हवा में तैर रहे होते हैं, दे आर नॉट फ्लाइंग, दे आर स्विमिंग इन द एयर। इसकी बस दो क्लास, एक आज की क्लास होगी काइनेमेटिक्स की, और एक लास्ट क्लास होगी डायनेमिक्स की। मैंने कहा हुआ है बेटा, मुझे जैसे ही रिस्पॉन्स आता है, उम्मीद है फर्स्ट ईयर पूरी का इंशाल्लाह एक टेस्ट होगा। जी मैं बिल्कुल बेटा। कुवत, जब आप किसी भी सतह पर बिल्कुल एक कुवत लगाते हो 90 के एंगल पर, 90 के जाविये पर, ठीक है रोमा बेटा, तो 90 के जाविये पर जब आप कुवत लगाते हो किसी सतह के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं दबाव। ठीक है, ठीक है रोमा बेटा, जब आप किसी सतह पर 90 के जाविये पे कुवत लगाते हो तो उसे दबाव कहा जाता है। चल, आई आई ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि मेरे खुद उर्दू उर्दू मीडियम से मैट्रिक था, तो मैं समझ सकता हूँ। उर्दू से आगे पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है भाई। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अर्शिमिदिस प्रिंसिपल। बड़ा मजे का प्रिंसिपल है भाई। इसके बारे में कहानी मशहूर है कि अर्शिमिदिस जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, वो स्टडी कर रहे थे और वो बात ले रहे थे। ठीक है, और बात लेते लेते जो है बेसिकली जहाज़ों, भाई जहाज कैसे तैर सकते हैं उसके ऊपर स्टडी चल रही थी। तो वो बात लेते लेते उनके जहन में कॉन्सेप्ट आया, मतलब नहीं तो बड़ा सा टब इसमें नहा रहे होते हैं, तो वहां पर उनके जहन में कॉन्सेप्ट आया या फिर प्रिंसिपल आया, एक चीज आई। फिर वहां से वो उसी हालत में, न्यूड हालत में जो है वो भागते हुए गए, आई फाउंड इट करके। तो बहरहाल ये कहानी है, सच भी हो सकती है झूठ भी हो सकती है, कोई पता नहीं होता। जैसे न्यूटन के सर पे सेब लगने वाली झूठी कहानी मशहूर है ना, सेम ये भी हो सकती है। बहरहाल अर्ची अच्छे भले मुसलमानों को हम क्या बना देते हैं, अर्चिमीडस। अर्चिमीडस। तो बेटा पहले प्रिंसिपल लिख लें कि ये कह क्या रहा है। When an object is immersed in a liquid, IMMER, immersed in a liquid, in a liquid, and upward upthrust. Upthrust means force acts upon it, which is equal to the, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली मुश्किल है लेकिन आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह, which is equal to the weight of the liquid displaced displaced by the object। ठीक है बच्चा जी, अब देखो कहना क्या चाह रहे हैं, बहुत आसानी से आपको इंशाल्लाह समझा देंगे। इसको थोड़ा सा समझ लो, 5 मिनट लूंगा आप लोगों के, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
ये चीज़ काफ़ी बच्चों को, मेजोरिटी बच्चों को क्लियर नहीं होती, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये आपको मैं क्लियर करवाता हूँ। बेटा वो कहना क्या चाह रहे हैं, देखो ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, सही है। और ये कंटेनर जो है बच्चा, सही है, इसमें मेरा बेटा आपके पास है लिक्विड। हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पानी का दरिया है, और इसमें क्या आपके पास क्या है? आपके पास लिक्विड है। मैं यहाँ पर दो किस्म की चीजें डुबोऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर दो किस्म की चीजें आपके पास डुबो के दिखाऊंगा, तो किस में आप थ्रस्ट ज्यादा है तो वो हम वो देखेंगे। एक ये, और एक ये, ठीक है। इन दोनों को मैंने पानी में डुबोया, इमर्स किया। इमर्स मीन पानी में डुबोना। इनको मैंने इमर्स किया, तो बेटा आप देख सकते हो, इसके ऊपर अर्शिमिदिस ने कहा था कि ये जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा ना, ये मेरा बच्चा कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, ये आपके पास, ये आपके पास मेरा बेटा जो है इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम, ये इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है बच्चा, वॉल्यूम। और ये मेरा बेटा, ये इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, देख रहे हो आप। और इस वॉल्यूम का कोई ना कोई वेट होगा। मैं इसको ऑब्जेक्ट को ए कहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं बी कहता हूँ। इसका कोई ना कोई वेट होगा, इस वॉल्यूम का, ठीक है। इस वॉल्यूम का कोई ना कोई वेट होगा, और वेट फोर्स होती है। इस वॉल्यूम का कोई ना कोई वेट होगा। इस वेट के इक्वली जितना ये वेट होगा ना, उस वेट के बराबर जो फोर्स अपवर्ड लगेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वेट। और इसमें इतनी लग रही होगी। अब मुझे बताओ किसका जो है वो अप थ्रस्ट ज्यादा होगा, ठीक है। किसका अप थ्रस्ट ज्यादा होगा, ए का या बी का? तो डेफिनेटली ए ज्यादा वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, तो ए का जो अप थ्रस्ट है वो बी से ज्यादा होगा। ये अर्शिमिदस ने कहा था कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, जितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है उसको, उसके वॉल्यूम का जो वेट होगा उतनी अप थ्रस्ट लग रही होगी, सही है। तो इसी तभी कहते हैं ना, सुई जो होती है वो पानी में डूब जाती है, इतना बड़ा मनोटनो वजनी जहाज पानी में नहीं डूबता। उसकी रीजन क्या है, तो बेटा उसकी यही रीजन है, उसकी मेरा बच्चा यही रीजन है कि वो जो जहाज पानी डिस्प्लेस कर रहा होता है, वो डब्ल्यू जो है उसके वेट, जो जहाज का अपना वेट होता है उससे कम होता है, तो वो ऊपर फ्लोट करता रहता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? और इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता, मुझे आगे करवाना है आपको। इज दैट क्लियर बच्चा? वॉल्यूम ना एरिया, मतलब वो जो है जितना वॉल्यूम इसमें आ रहा होगा। दिस इज लॉ। लॉ की रीजन क्या हो सकती है? तो वो बच्चे रीजन ऐसी क्या हो सकती है? ये यूनिवर्सल लॉ है। जमीन घूमती है तो ग्रेविटी क्रिएट होती है जी, एक्सेलरेशन। तो उसकी रीजन क्या हो सकती है, अल्लाह पाक ने रखी है, लेकिन होगी रीजन। आपने पूछा तो मेरे माइंड में आया इसकी रीजन में। मेरे माइंड में जैसी आती है, फिलहाल मेरे माइंड में नहीं आ रही, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जैसी मेरे माइंड में आती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है मेरा बच्चा। तो बहरहाल ये आपके पास आ गया। ओके मेरा बच्चा, ये आपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल जहन में रखना है। बिल्कुल आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा होगा, उसी वाटर का जो जो वो एरिया कवर होगा।
तो यहाँ पर आपके पास ना कुछ फैक्टर्स आ जाएंगे, इसको नोट कर लो। वैसे मेरा मूड था मैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स एक साथ ही करा दूं, बट मुझे पता है आप लोग जैसे कॉन्सेप्ट लेकर आए हो ना पीछे से, तो वो आपको समझ ही नहीं आएगा, ऊपर ऊपर सब चला जाएगा, तो मैंने कहा चलो दो क्लासेस में करवा देते हैं। फैक्टर्स मेरा बच्चा क्या है? पहला फैक्टर आपके पास है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। बॉडी का वॉल्यूम कितना है वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो मोर फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेड द ग्रेटर द अप थ्रस्ट, ठीक है। जितना ज्यादा वॉल्यूम जो है वो बॉडी डिस्प्लेस कर रही होगी, उतना ज्यादा आपके पास। और सेकंड बार आपके पास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। डेंसिटी तो मेजर हो कर रही होती है ना। ठीक है मेरा बच्चा। तो इसकी मैं अगर आपको एक्सप्रेशन बताऊं ना, तो एक्सप्रेशन मेरा बच्चा ये है, पेरेंट विल बी इक्वल टू, उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट कितना है माइनस अप थ्रस्ट कितनी लग रही है। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ ऊपर वाले डायग्राम में। जैसे मैं कहता हूँ इसका जो रियल वेट है, वो मैं कहता हूँ बेटा इसका रियल वेट है 50 न्यूटन। ठीक है, ये इसका रियल वेट है मिसाल के तौर पर। और इसके ऊपर जो ये यूपी, WUP मीन अप थ्रस्ट फोर्स, ये उसके ऊपर लग रही है जितना ये वॉल्यूम वो सारा जो मैंने समझाया है, कर कर आके 40। ठीक है, तो अपेरेंट वेट कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 50 माइनस 40, तो 10। तो 10 न्यूटन का इसका वेट, इसका अपेरेंट वेट होगा। और चूंकि अब थ्रस्ट कम है तो ये डूबेगी नहीं, ये ऊपर रहेगी। अगर अब थ्रस्ट सॉरी अब थ्रस्ट ज्यादा है तो इसलिए नीचे 10 न्यूटन से आस्ते आस्ते डूब रहा होगा। ठीक है, 10 न्यूटन से आस्ते आस्ते डूब रहा होगा। अब थ्रस्ट ज्यादा हो जाएगी और वो रियल वेट कम हो जाएगा, तो इसको ऊपर अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, डिपेंड करता है ना। ठीक है, कि आपके पास कौन सी ज्यादा है। उसका रियल वेट अगर ज्यादा है अप थ्रस्ट से, तो डेफिनेटली वो डूबेगा। और अगर अप थ्रस्ट ज्यादा है, रियल वेट से, तो आप समझ सकते हो कि उसको ऊपर पुश मिलेगा तो चीज ऊपर सतह पे तैरेगी। और अगर बराबर हो जाएंगे तो वो वहां पर जो है वो फ्लोट कर रहा होगा। जैसे आप दोज होती है, एक टाइम पर आके वो इक्वल हो जाती है, आप दोज जो होती है दरमियान में तैर रही होती है। मिसाल देता हूँ मैं इसकी बेटा, जैसे डूबते डूबते यहाँ पर पहुंचा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पहुंचने के बाद आप थ्रस्ट और इसका रियल वेट इक्वल होगा, तब यहाँ पर रहेगा, फ्लोट करेगा। सिंक कहते हैं डूबना। जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा हो तो उसे हम कहते हैं सिंकिंग। ठीक है। ठीक है, तो सिंकिंग हो रही होती है तो वो सिंक कर रहा होता है, डूब रहा होता है। जब वो फ्लोट कर रहा होता है, फ्लोट मीन एक जगह पर रहकर। एक स्विमिंग होता है, स्विमिंग जानदारों के लिए वर्ड यूज होता है, स्विम करना। फ्लोट जो बेजान चीजें तैरती हैं उन्हें फ्लोट कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो मैंने आपको समझा दी मेरा बच्चा। आप लोगों ने बिल्कुल इसको जहन में रखना है। मोर फॉर मोर क्लेरिफिकेशन हम आपको इसके एमसीक्यूज कराएंगे इंशाल्लाह। तो आपको बेटा ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो लेट वी हैव, यार नहीं करो ना यार, चादर खींचो सारी। मेरे बच्चा इसको देखे जरा, इसका ऑप्शन क्या आपको करेक्ट लग रहा है? बेटा जी, इसका क्या ऑप्शन करेक्ट है, शाबाश बताएं। Archimedes' principle states that a body immersed in a fluid experience an upward force equal to the weight of the fluid displays। displays का वर्ड तो आपने भूलना ही नहीं है ना। अभी आपको सब आसान लग रहा है, बट प्लीज आप उसकी प्रैक्टिस रखनी है बेटा। आप लोगों ने प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर अच्छे से और हो जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो ये आपने डिस्प्लेस वाला वर्ड लाजमी ध्यान में रखना है।
वेरी गुड। हाँ, किसी ने पूछा कि कम आप थ्रस्ट फोर्स की बॉडी सिंक करती है, बिल्कुल। जैसे जहाँ पानी की गहराई कम होती है, जहाज वहां कैसे डूब जाते हैं ना, वो जितना गहरा पानी होगा जहाज वहां नहीं डूब पाते, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होता है तो जहाज वहां तैरते हैं। लेकिन जैसे ही वो कुछ बंदरगाहें होती हैं वहां पर बड़े बड़े से कुछ जहाज नहीं आ पाते, उसकी वजह क्या होती है कि वो उनकी गहराई कम होती है। जब गहराई कम होगी तो वॉल्यूम कम डिस्प्लेस होगा, तो वॉल्यूम जब कम डिस्प्लेस होता है तो वो चीज वहां डूब जाती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था बॉडी फ्लोट कब करेगी, जब दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपके पास एमसीक्यूज है। देखिए मेरा बच्चा, समझ आ रहा है? अ फ्लोटिंग बॉडी डिस्प्लेस फ्लूइड। इसका मुझे आंसर बताएं बेटा। अब थ्रस्ट फ्लूइड लगाता है बेटा, फ्लूइड लगाता है। नहीं, जितना ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस, हमारा उल्टा कह रहे हो। आप एक गत्ते को लंबा करके फेंकोगे तो वो डूब जाएगा, उसी गत्ते को आप बिल्कुल चौड़ा करके फेंकोगे तो वो नहीं डूबेगा। जितना पानी ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा होगा ना, उस बॉडी के नीचे जितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है, वो वाला पानी खाली। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीवी ऊपर एक कोई चीज डुबो रहे हैं और अमेरिका वाला पानी उसके ऊपर आप थ्रस्ट लगा रहे हो, नहीं। वो बॉडी कितना, आप वो डायग्राम गौर से देखिएगा, वो बॉडी कितना पानी डिस्प्लेस कर रही है, कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है, सिर्फ वही लिक्विड का जो वेट होगा ना वो ऊपर फोर्स लगाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। सही है। हाँ, उसके बाद फिर डेफिनेटली उसका वेट काउंट हो रहा होता है, लोहा है या वो चीज सारी काउंट हो रही होती है। लेकिन पहले आपने ये ध्यान रखना है। तो बेटा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अ फ्लोटिंग बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इक्वल टू इट्स ऑन वेट। ठीक है, इसका ऑप्शन तभी फ्लोट करेगा ना जो उसका उसके जो वो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है उसके अपने वेट के बराबर अगर होगा। ठीक है, उसके अपने वेट के बराबर जब हो जाए तो बॉडी आपकी क्या करने, फ्लोट करने लग जाएगी। फ्लोट मीन वहां तैरने लग जाएगी। आपके जो शिप होते हैं वो डूबते क्यों है? शिप इसलिए डूब जाते हैं कि वो जब उनमें पानी भरता है तो उसका वेट बढ़ जाता है, और अब थ्रस्ट फोर्स की वो कंपनसेट करके फिर वो चीज डूब जाती है। ठीक है, तो जब तक ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, आपका शिप ना आधा आधा पानी के अंदर होता है, आधा ऊपर होता है। ठीक है, तो वो फिर वहां पर बैलेंस हो जाता है उसका वेट और अब थ्रस्ट, तो इसलिए वो तैर रहा होता है। ठीक है, इसका आंसर ये करेक्ट था। और अच्छा, अब थ्रस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आप क्योंकि और एमसीक्यूज करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आप थ्रस्ट बता दूं। अभी आप थ्रस्ट का वर्ड बार बार आ रहा है, तो बेटा आप थ्रस्ट क्या होता है बेसिकली? इट इज अ फोर्स, बल्कि मैं आपको यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इतना मैं टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अप थ्रस्ट। ये आपके पास किसकी डेफिनेशन है? अप थ्रस्ट की। ठीक है, इट इज द फोर्स exerted upward on an object submerged in a fluid
जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में सबमर्ज हुआ होता है तो उसके ऊपर ये अपवर्ड फोर्स लग रही होती है एंड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है टू द वेट ऑफ द फ्लूइड, उस वेट के जो कि डिस्प्लेस करता है ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट डूबा है या सबमर्ज आपने किया है वो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है, उस डिस्प्लेस हुए हुए वॉल्यूम का जो वेट होता है उतनी अपवर्ड फोर्स लग रही होती है। आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका एक और नाम बोयोंसे भी है। क्या नाम बेटा इसका? बोयोंसे जिसका नाम है। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग में हेल्प करती है, सिंगिंग से बचाती है हमें। ये सब चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो इसका दूसरा नाम बोयोंसे भी है। सो लेट वी हैव एन एमसीक्यू। थोड़ा सा आपको चीज का यहाँ पर चार्म दे दें। सो बच्चों, इसका मुझे आंसर बताइए। A solid weighs 50 Newton in air and 30 Newton when immersed in water. The buoyant force on the solid. buoyant force को आप अपथ्रस्ट भी कहते हो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपथ्रस्ट को आप buoyant force भी कहते हो, ठीक है। ठीक है, तो उसका ईयर में जो है वो रियल हवा में उसका वेट या नॉर्मल हालत में उसका वेट कितना है? 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन बेटा उसका रियल वेट हो गया। 50 न्यूटन उसका क्या होगा मेरे बच्चा? 50 न्यूटन उसका हो गया रियल वेट। और 30 न्यूटन ये इसका रियल वेट हो गया। 30 न्यूटन जब वो उसको पानी में सबमर्ज किया तो ये इसका बेटा क्या होगा? अपेरेंट वेट हो गया। ये कितना हो गया? ठीक है, तो आपको अप थ्रस्ट या मालूम करनी है। तो आप सबको पता है बेटा, रियल वेट में से अपेरेंट वेट निकाल दो। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया ना कि अगर आपको अप थ्रस्ट मालूम करनी है तो आप उसमें रियल वेट में से अपेरेंट वेट निकाल दो, तो अप थ्रस्ट का फोर्स आपके पास आ जाएगी। रियल वेट कितना है मेरे बच्चा? 50। अपेरेंट वेट कितना है? 30। तो आपके पास 20 न्यूटन इसका आंसर आ गया, ठीक है। गेट क्लियर एवरीबॉडी? चीज समझ में आ रही है? जैसे आपका रियल वेट है 60 न्यूटन, आप पानी में गए, पानी में बंदा कितना आराम आराम से गिर रहा होता है ना, इट्स मीन कोई फोर्स होती है जो उसको लगा रही होती है। भाई आप जमीन पर कितना तेजी से गिरते हो और पानी में कितना स्लो स्लो जा रहे होते हो नीचे, इसका मतलब कि आपका वेट वहां पर चेंज हो गया है, वो कहलाता है अपेरेंट वेट कहलाता है। तो वो चूंकि अपवर्ड फोर्स लग रही होती है इसलिए आप स्लो स्लो नीचे जा रहे होते हो, ठीक है। और बैदुल्ला डिफरेंट सरफेस एरिया के लिए डिफरेंट है क्या चीज बेटा? मैम, नाइस वन। डिफरेंट जी, बिल्कुल डिपेंड करता है ना, वो जो भी सरफेस एरिया होगा ना ऑब्जेक्ट का, वो अपने हिसाब से जो है वो वाटर डिस्प्लेस कर रहा होगा, तो अब थ्रस्ट डिफरेंट होगा, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस कि वो कैसी जो है वो कर रहा है।
लेट वी हैव अनदर एमसीक्यू। बड़ा कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक है, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको मैं अच्छे से समझा दिया ये, तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो अनदर एमसीक्यूज फ्रॉम योर स्क्रीन। आगे। सो बेटा मुझे इसका आंसर बताइए। शाबाश। इफ अ बॉडी sinks completely in water, the weight of the water displaces it। चलो ये आपको मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग सोचिएगा, ठीक है। दिस इज अप टू यू। इसको हम एज असाइनमेंट कह देते हैं। हो जाएगा आपसे, वो मैक्सिमम बच्चों ने कर भी लिया इसको। तो दिस इज असाइनमेंट, इसका आंसर आपको मिल भी जाएगा यार आजकल तो। ओके बच्चा, इसको आप लोगों ने, ठीक है ना। मुझे आंसर पता लग गया काफी, जिन बच्चों को समझ आ रहा है जिनको नहीं आ रहा, तो वो खुद थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे तो जो आंसर बच्चे गलत दे रहे हैं वो स्कोर अच्छे से कर लेंगे ना। जो बच्चे अगर आंसर थोड़ा बहुत मिस भी कर रहे हैं। तो बेटा आइए इसके एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो भी कर लेते हैं। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कर लेते हैं। वो फार्मूला बड़ा आसान सा फार्मूला है, बट वो आपको समझाना बड़ा जरूरी है। देखो मेरा बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, एक सिलेंडर है जो कि आपके पास पानी में डूब रहा है, ठीक है। ये सिलेंडर एक पानी में डूब रहा है। तो होता क्या है, प्रेशर जो आपके पास ना, जैसे आप डेप्थ में जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था, जैसे जैसे आप डेप्थ में जा रहे होते हो प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे हाई प्रेशर है, आपके पास नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, ठीक है। नीचे आपके पास हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है। तो प्रेशर में चेंज आ रहा है, सही है। ये पॉइंट, इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर प्रेशर लो है, और इस पॉइंट बी पर प्रेशर हाई है। जैसे जैसे आप गहराई में जा रहे होते हो प्रेशर बढ़ रहा होता है। तो इट्स मीन प्रेशर में चेंज आएगा। प्रेशर में मेरा बच्चा क्या आएगा, चेंज आएगा, डेल्टा पी। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यहाँ पर कौन सी फोर्स है, अप थ्रस्ट की फोर्स है। बच्चा यहाँ पर फोर्स कौन सी है, एफ को अगर मैं अलग कर दूं तो बेसिकली ये अप थ्रस्ट की फोर्स यहाँ पर लग रही है, और डेल्टा पी इंटू ए। डेल्टा पी मैंने आपको क्या बताया था, कितना है मेरा बच्चा। डेल्टा पी जो हमने निकाला था, या पी निकाला था, रो जी एच, रो जी एच। इसकी कितनी हाइट है, दिस इज एच। तो रो जी एच, और आपके पास ये ए आ गया, ठीक है।
हाइट कह लो या डी कह लो, ठीक है। और आपको पता बेटा वॉल्यूम क्या होता है? हाइट इंटू एरिया, थ्री डायमेंशन बन गई। तो आपके पास वॉल्यूम है तो मैं सीखा रो, जी और वी। वी शो कर रहा है वॉल्यूम को। तो ये मेरे पास अप थ्रस्ट फोर्स का एक फार्मूला ड्राइव हो गया। इसमें मेरा बेटा जो आपके पास वैल्यूज हैं वो आप नोट कर लो। दिस इज अप थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। रो, वो आपके पास क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और बेटा इसके बाद जो आपके पास वी जो है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। तो ये सो हियर वी हैव सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, लिख के नहीं बल्कि मैं आपको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, आप देख लो। बेटा ये पॉइंट अपने लाजमी अपने पास नोट कर लें, और कुछ कर रहे ना हो, ये पॉइंट आप लाजमी नोट कर लो। नंबर वन बेटा, इफ द ऑब्जेक्ट हैज सेम डेंसिटी एज ऑफ लिक्विड। अगर जो ऑब्जेक्ट उसमें आपने इमर्स किया है डेंसिटी सेम है, थोड़ा सा देखो उसको। इफ द ऑब्जेक्ट हैज सेम डेंसिटी एज ऑफ लिक्विड देन इट विल स्टे, नहीं तो वो रुक जाएगा, नहीं तो वो सिंक करेगा, ना वो फ्लोट करेगा, ठीक है। जैसे डेंसिटी सेम होती तो फिर वो वहीं पर रुक जाएगा। ओके बच्चा, जस्ट एज, ठीक है बच्चा जी। चले, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपके पास। सेकंड पॉइंट ये है, इफ द ऑब्जेक्ट इज डेंसर देन लिक्विड। अगर तो आपके पास जो लिक्विड है पानी है और ऑब्जेक्ट उससे ज्यादा डेंसर है, ठीक है, फिर क्या हुआ? देन सेम वॉल्यूम विल वेट मोर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, ये कुछ कंडीशन आपने ध्यान रखनी है, ज्यादा हो, तो सेम वॉल्यूम जो होगा उसका वेट ज्यादा होगा एंड इट विल सिंक, और वो सिंक कर जाएगी, बिकॉज अप थ्रस्ट विल नॉट बी इनफ टू सपोर्ट इट। इफ द ऑब्जेक्ट हैज लेस डेंसिटी देन अप थ्रस्ट विल मेक द फ्लोट अप टू द सरफेस, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस है, सही है। डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो सिंक कर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बराबर है तो वो ना तो सिंक करेगा ना फ्लोट करेगा, और अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वो ऊपर चला जाएगा, आपके पास फ्लोट करता रहेगा। तो ये कुछ चीजें आपने ध्यान में रखनी है। सही है मेरा बच्चा। सो ये buoyancy फोर्स भी आपके पास है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है।
कोई सवाल बच्चों? एनी क्वेश्चन? जी उबैदुल्ला बेटा बोले। जी इफ द ऑब्जेक्ट इज डेंसर, मतलब आपने शहद लिया और शहद में आप कुछ ऐसा डुबो रहे हो जिसकी डेंसिटी कम है, तो वो फिर उसमें डूबेगी नहीं वो, बल्कि ऊपर रहेगी। ठीक है, क्योंकि अब जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसकी डेंसिटी शहद से कम है। या आपने पेट्रोल लिया, पेट्रोल की डेंसिटी यूजुअली बहुत कम होती है, और उसमें आपने कोई लोहे की चीज डुबो दी, तो अब वो डूब जाएगी। और आपने कुछ ऐसा चीज ली जैसे जिसकी डेंसिटी सेम है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो उस फ्लूइड में ना डूबेगा ना अंदर जाएगा। ठीक है। जी बेटा बोले। बिल्कुल शिप। हाँ बैदुल्ला, यू आर टेलिंग राइट, वही कहना चाहिए था। सही है बेसिकली। जिसकी एग्जांपल शिप है, शिप की जो आपके पास बनावट होती है, वो शिप की बनावट बेटा ऐसी होती है कि वो आपके पास जो वो वॉल्यूम उसके नीचे डिस्प्लेस हो रहा होता है, वो वॉल्यूम बहुत आपके पास होता है। अब यहाँ देखो बेटा, जैसे एक, ये आपने, अब ये दोनों एक ही चीज है, ए एंड बी इज सेम। एक जगह आपने इसको लेटा के डाला, ठीक है, और एक जगह आपने इसको वर्टिकल हालत में इमर्स किया। दोनों हालत में अपथ्रस्ट फोर्स डिफरेंट होगी। एक ही एक ही जो उसकी स्टेट है, यहाँ पर अपथ्रस्ट चूंकि ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, ज्यादा है। इसी को जब आपने वर्टिकल करके डाला ना, तो आपके पास नीचे ना डिस्प्लेस वॉल्यूम कम हो गया। हाँ, अगर अभी भी अपथ्रस्ट की फोर्स इसके जो वेट से ज्यादा हो जाएगी, तो ये नहीं डूबेगा, फ्लोट करेगा। डिपेंड करता है कि हाफ इमर्स इमर्स हो जाएगा या फुल हो जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी फुल इमर्स हो जाती है, उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग। ठीक है, बॉडी फ्लोट कर रही है, कभी आधी बाहर आधी अंदर होती है, जैसे आपके शिप्स होते हैं। सबमरीन्स में क्या किया जाता है, सबमरीन्स में बेटा आपके पास जो है वो उनमें खाली टैंक्स होते हैं। अभी सबमरीन जो होती है वो वॉल्यूम तो सेम डिस्प्लेस कर रही होती है, सरफेस पर है। सरफेस पर होती है जब वो, जी, हाँ हाँ, नहीं सो गई। हाँ तभी सेट नहीं है। नहीं नहीं, गेम बंद करो। ठीक है बेटा, बंद करो। तो आपके पास बेटा क्या होता है, सबमरीन में क्या होता है, सबमरीन में खाली टैंक्स होते हैं। अब वो खाली टैंक्स में वाटर फिल किया जाता है, जब उसको वाटर के अंदर लेके जाना होता है, तो उसके टैंक्स को फिल किया जाता है, तो वो अंदर जाती जाती है। तो जितना आपको उसके अंदर जाना है, उस लिहाज से उसमें टैंक्स फिल किए जाते हैं और वो अंदर चली जाती है। और जहाँ पर उसका जो रियल वेट होता है और अपथ्रस्ट इक्वल हो रही होती है, वहां पर जाके वो रुक जाती है, वहां वो फ्लोट करती है, फिर उसको फैन घुमा के उसको आगे पीछे लेके जाया जाता है। सही है। तो ये आपने बिल्कुल क्लियरली ये चीजें अपने जहन में रखनी है कि एपरेंट वेट क्या है, रियल वेट क्या है, अपथ्रस्ट क्या है, और तीनों का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, सिंकिंग कब हो रही है, फ्लोटिंग कब हो रही है। बिल्कुल आपने जहन में रखना है। ठीक है बच्चा। और ये कुछ मैंने आपको डेंसिटी की फॉर्म में भी चीजें समझा दी हैं, ये आप पॉइंट जहन में रख लो कि क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सेम है फ्लूइड की डेंसिटी के, तो तब क्या होगा। और अगर फ्लूइड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, फिर क्या होगा। ऑब्जेक्ट की ज्यादा है फ्लूइड से, फिर क्या होगा। तो या तो सिंक कर जाएगा या फ्लोट करेगा, या तो ना तो वो सिंक ना तो फ्लोट करेगा। अगर सेम डेंसिटी होगी तो नीदर सिंक नीदर फ्लोट। अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा डेंसिव है आपके फ्लूइड से जिसमें आप डुबो रहे हो, तो फिर वो बिल्कुल सिंक कर जाएगा।
और अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसिटी उसकी कम है फ्लूइड से, तो फिर वो ऊपर फ्लोट करेगा, ऊपर तैरता रहेगा, नीचे नहीं डूबेगा। जैसे आपकी जो कुछ चीजें होती हैं ना, जैसे बर्फ है, बर्फ की आई थिंक डेंसिटी वाटर से कम होती है, आइस क्यूब की। तो आइस क्यूब वाटर में नहीं डूबता है, बल्कि ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। आइस क्यूब जो होते हैं आपके, जितने भी बड़े बड़े आप आइस क्यूब ले लो, वो ऊपर आ जाते हैं। सही है। तो इट्स लाइक दैट। लेकिन साथ में आपने आर्chimedes प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हो रहा है, वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब एक छोटा सा फ्लोटिंग का एक लॉ है, वो नोट कर लो। साधु है कुशा लिखावणी में कौन सी थी कोई, कुशा लिखा ना। हाँ। तो बेटा लॉ ऑफ फ्लोटिंग क्या कहता है? अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ वेट ऑफ फ्लूइड इक्वल टू इट्स ओन वेट। ठीक है, आपने फ्लूइड के अंदर इमर्स किया ऑब्जेक्ट को, और वो उस फ्लूइड के अंदर जाने लग गया। अब वो गहराई में जा रहा है, जा रहा है, और डिस्प्लेस करता जा रहा है ना, उसके नीचे जो भी जो फ्लूइड उसके नीचे आ रहा है डिस्प्लेस कर रहा है। तो जो वो डिस्प्लेस करता जा रहा है, वो जब यहाँ तक पहुंच गया कि वो जो अपथ्रस्ट है और वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो वो फ्लोट करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ वेट ऑफ द फ्लूइड इक्वल टू इट्स ओन वेट। ठीक है। जो वो फ्लूइड को नीचे डिस्प्लेस हटा रहा होगा ना, उसका जो जो अपथ्रस्ट लग रही होगी उस वेट की वजह से, और उसके अपना जो वेट होगा, जब ये सेम हो जाएंगे तो वो फ्लोट करना शुरू कर देगा। फ्लोटिंग मीन तैरना, स्विमिंग, लाइक स्विमिंग। बट वो स्विमिंग होता है आपके पास जानदार चीजों के लिए, और फ्लोटिंग होता है बेजान चीजों के लिए। इसकी अच्छी एग्जांपल है आपकी आबदोज। आबदोज आपकी अंदर जो होती हैं फ्लोट कर रही होती हैं, और कुछ लोग जो होते हैं पानी की बिल्कुल सरफेस पर फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, स्लाइड एट। आप लोग डूबते इसलिए हो, तो क्या आप डूब क्यों जाते हो? क्या आप वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, पैनिक करते हो तो डूब जाते हो? जिनको स्विमिंग आती है वो कितना प्यारा सरफेस पर, पानी की सरफेस पर फ्लोट कर रहे होते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट दैट। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अच्छा जी बच्चा जी। एग्जांपल आप थोड़ा सा ध्यान में रख लें, इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवा दूँ। आज कोई इतना खास मतलब था, खास से मुराद ये नहीं है कि ये काइनेमेटिक्स है। आपने यहाँ पर कहीं पर भी फोर्स वोर्स नहीं पढ़ा हुआ। नोट किया बेटा आप लोगों ने नोट किया होगा कि आपने यहाँ पर फोर्स के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया। अब यहाँ पर कोई फोर्स वोर्स नहीं आई।
प्रेशर आया, बट वो प्रेशर आपने वहां पर फोर्स का डेफिनेटली जिक्र हुआ, ठीक है, बट ये वो ये कॉजिंग वाली फोर्स नहीं है जो हम खुद लगा रहे होते हैं। अच्छा बरन, एवरी शिप और सबमरीन मस्ट बी डिजाइन टू डिस्प्लेस वेट ऑफ फ्लूइड इक्वल टू इट्स ओन वेट। 10 किलोग्राम टन शिप, 10,000 टन वजनी शिप जो होती है, 10,000 टन शिप का मतलब क्या है? एक टन में 1,000 केजी होता है, ठीक है, तो 10,000 टन, 10,000 को आप 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना बड़ा किलोग्राम में इस शिप का वजन होता है। मस्ट बी बिल्ट वाइड इनफ, उसको इतना चौड़ा आपने बनाना होता है, ठीक है। इट इज वेरी ह्यूज वैल्यू, 10,000 टन, ये आप ध्यान में रखो। मस्ट बी बिल्ट टू वाइड इनफ, ताकि वो डिस्प्लेस कर सके 10,000 टन ऑफ वाटर। अब समुद्र में तो आप नॉर्मल झीलों, ये जितने भी बहरी जहाज होते हैं इनको आप दरिया शरिया में थोड़ी चला सकते हो, इन झीलों में थोड़ी चला सकते हो, इसीलिए कश्तियां वश्तियां होती हैं। लेकिन समुद्र तो बहुत बड़ा है, समुद्र में तो 10,000 टन के आप 1 लाख टन पानी भी होगा, तो समुद्र के सामने फिर ये 10,000 टन भी वजन कोई मायने नहीं रखता। तो ये आराम से तैरते रहते हैं, इवन कि डूब भी जाते हैं बेचारे, एक सी के सामने तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इमर्स टू डीप सी। इज दैट क्लियर? कोई सवाल बेटा यहाँ पर? एनी क्वेश्चन टिल हेयर? फ्लूइड डायनामिक्स रहती है अभी, काइनेमेटिक्स आज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। डेड सी इज द वेरी रफ सी। डेड सी में जो आपके पास लहरें वहरें होती हैं, एग्जैक्टली हमारा बेटा, ये पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स है, और पर जितने भी बहरी जहाज सबमरीन जो चल रही हैं, तो साइंस का तो सलाम करना ही पड़ता है ना हमारे बच्चा। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, या मुझे आप लोग अभी करके दिखाएं। ये सवाल है बेटा, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा 2-4 मिनट। ये सवाल मुझे आप लोग अभी करके दिखाएं। बस एक सिर्फ वो रह गया है, सरफेस टेंशन वाला सवाल रह गया, बाकी सब हो गए। एन ऑब्जेक्ट, an object of cross-sectional area 0.1 meter square is immersed to 2 meter depth in a liquid, और उसकी डेंसिटी दे दी है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। टेक जी 10 मीटर पर सेकंड, द थ्रस्ट इज रो जी एच ए। फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है, रो, ये दिस इज रो, ऐसा यूनिट है, ये है जी, ये आपके पास एच है, या डी कह लो, डी, ये आपके पास ए है। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ वो आपके पास आंसर क्या आता है। शाबाश। कैलकुलेटर को यूज नहीं करेगा बच्चा, कैलकुलेटर को यूज नहीं करेगा, सब ने कैलकुलेशन अपने हाथ से करनी है प्लीज, सब ने कैलकुलेशन अपने हाथ से करनी है। नो वन विल यूज कैलकुलेटर। मैं डर गया था कि तुम्हें के लिए कि शायद मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। बच्चा, नो वन विल यूज कैलकुलेटर प्लीज। टेल मी इट्स आंसर। रो जी एच ए बेटा, अभी पर बताया मैंने, रो जी डी या एच जो भी है ए, सिंपल फार्मूला है इसका, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1600 आ रहा है, इसका 1600 आ रहा है भाई, माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। मिल गया ना?
वेरी गुड बच्चों। टाइटैनिक तो डूबा था ना वो, जहाँ नहीं बहुत सारी बर्फ होती है। अटलांट कौन सा एरिया है, वहां पर टकरा गया था, नीचे से क्रैक पड़ गया, पानी अंदर दाखिल हो गया। सुनर बेटा, 20 मिनट आ। तो बेटा तकरीबन सबका आंसर तकरीबन ठीक है, वेरी गुड। अप्रोक्सीमेटली सबका आंसर ठीक आया है। तो सबका आगे आंसर बेटा। नीट तो नहीं करवाने की ना? अगर नीट है तो मैं करवा देता हूँ बच्चों, किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो। अगर नीट है तो मुझे बताइए, मैं करवा देता हूँ। सबका आंसर 1600 आ रहा है। एवरीवन 1600 आंसर आ गया। ओमेमा, क्यों बच्चे? रेस्ट? हाँ यार, 16,000 आ रहा है। नहीं, चलो जिन बच्चों को आ गया वो देख लें, वो थोड़ा सा रेस्ट कर लें। जिन बच्चों को आ गया है, जिनका नहीं आ रहा वो बेटा वो देख लें। आपके पास बेटा रो है 800। जी अप्रोक्स आपने 10 ले लिया। एच, और ए आपने 0.1 ले लिया। अच्छा, 0.1 को ना, 0.1 का मतलब ये होता है, 800 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 8000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। और बेटा 0.1 का मतलब ये होता है कि 1/10। ठीक है, ये सारी आपकी कैलकुलेशन बहुत स्पीडी होनी चाहिए। तो एक जीरो से एक जीरो काट दो। तो अब 800 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 1600। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके हो गया बच्चा? आलिया बेटा आया, आंसर नहीं आया? आलिया एंड क्या नाम है, उमेमा। उमेमा आ गया आपका भी? अहमद रजा 20 मिनट पहले छुट्टी मांग रहे हो? चले चले, गुड। ये थोड़ी सी आपकी ना आलिया, मैं नोट करूँ, बेसिक मैथमेटिक्स को थोड़ा सा ना, और आप थोड़ी प्रैक्टिस करें। 5-10 मिनट निकाल के वैल्यूज को थोड़ा सा शिफ्टिंग करके बेसिक मैथ के सवाल को साथ थोड़ी सी ना आप प्ले करें, थोड़ा सा खेलेंगे इनके साथ, तो आपकी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। वरना आपके ना मसले मुसीबत बन जाएगी, ये कैलकुलेशन में फंस जाएंगे तुम। ये आगे भी आपके काम आएगा, आगे तो हर कैलकुलेटर इस्तेमाल करना होता है, लेकिन ये आप थोड़ा सा कर लें। और अगेन लॉ ऑफ फ्लोटिंग से एक सवाल। सो व्हाट शुड बी इट्स आंसर? बेटा फ्लोट करना स्टार्ट हो जब वेट बॉडी का बुओयंट फोर्स के बराबर हो जाएगा, अभी तो पढ़ाया है। इक्वल इक्वल। फ्लोटिंग तो तब होती है ना जब इक्वल हो जाता है।
बॉडी का वेट और बुयोंट आपस में इक्वल हो जाएंगे तो फिर वो, ठीक है, सी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है इसमें। इज दैट क्लियर? फिर वो ऊपर जाएगा, और अगर वेट ज्यादा फिर वो सिंक करेगी बॉडी। मूव तो फिर आपको फ्लोट करने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी ना। जैसे वो घूमता है उसमें, उसका बड़ा अच्छा नाम होता है ऑब्दोज में या जहाजों में, फैन जो पीछे लगा होता है, क्या नाम होता है उसका, पता नहीं रजा, अहमद रजा, मुझे जहन में नहीं आ रहा। तो वो तो फिर उसको मूव करवाने के लिए तो चाहिए होता है। स्विमर जैसे हाथ पाँव मारते हैं। यार वो डेंसिटी के बारे में बताया था, वो डेंसिटी के बारे में था। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी जब आप बात करते हैं ना स्टेटिक्स बिल्कुल रुकी हुई हालत में, तो वो उस वो आपने उस लिहाज से ध्यान में रखना है, ठीक है। चीजों को आप मिक्सअप ना करें ना। एग्जाम्पल कहाँ दिखा दूं आपको, ये ले। चलिए एक लास्ट हमारा टॉपिक है बेटा, एक लास्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन का, उसको भी कर लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो जाए। ये आप सब लोग बहुत केमिस्ट्री में भी पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होती है, ये आपको ना नॉर्मल, आपने गिलास पकड़ा हुआ तो आप गौर से देखो तो आपको दो लेयर्स दिखाई दे रही होती है। होता क्या है, नॉर्मल नॉर्मल हालत में बेटा बेटा क्या होता है, अगर मैं आपको डायग्राम दिखा दूं पहले। नॉर्मल हालत में आपके पास क्या होता है कि ये ना आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है बच्चा। तो ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मॉलिक्यूल्स आपके पास, अब देखो सरफेस पर मॉलिक जो दरमियान एक मिड में मॉलिक्यूल है ना, जिसको मैं जरा सा रेड लाइट ब्लू शेप दे रहा हूँ, जिसको इसके ऊपर हर तरफ से फोर्स लग रही है, ठीक है। इसके ऊपर बेटा हर तरफ से क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, लेफ्ट राइट अप डाउन डायगोनली, हर तरफ से। लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके पास कौन से वाले हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स, लेफ्ट राइट इवन के नीचे से भी इसको फोर्स लग रही होती है, बट अपवर्ड से कोई फोर्स नहीं लगती। तो इस वजह से ना यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, सरफेस पर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, तो ये थोड़ा सा ना यूं हो जाता है, ठीक है। आपके पास थोड़ा सा ना ये जैसी टेंशन सी क्रिएट हो जाती है, सरफेस पर एक टेंशन, तो एक ऐसा कर्व सा बनता है, इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो बस सिंपली आपने यूं समझना है इसको, इट इज द एबिलिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड टू एक्ट
लाइक अ थिन फ्लेक्सिबल। फिल। ठीक है मेरे बच्चों। और कोई मुश्किल नहीं है, सरफेस टेंशन को आप लोग सिग्मा से अमूमन डिनोट करते हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस लेंथ पर जो फोर्स लग रही है, तो बेटा इसका फिर यूनिट क्या हो जाएगा? ये इसका एस आई यूनिट बन जाएगा। ठीक है बच्चा जी। और डायमेंशन क्या होगी? अब डायमेंशन भी आपको बार बार मैं निकलवाता हूँ, आ जाती है, आपको खुद निकालने आनी चाहिए। तो भाई डायमेंशन आप निकाल लो, फोर्स अपॉन फोर्स की होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम में आपके पास है एम, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर टी की पावर -2, ml/-2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। डिवाइड में एल आ रही है, तो ये जब डिवाइड का एल ऊपर आएगा तो L-1 आ जाएगा। ठीक है, L-1। तो L+1 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपली बचती है MT-2। ठीक है बच्चों, या ML। इसमें अगर आपको ये भी दिखाई दे सकता है, अक्सर ऑप्शन ऑप्शन में ना एम एम एल भी आ रहा होता है, तो अगर एल भी आता है तो आ जाएगा ML की पावर 0 आ जाएगी। ठीक है, 1 - 1 0, और T-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ। ठीक है मेरे बच्चों, इट इज एज सिंपल एज लाइक दैट। बस ज्यादा इसमें है नहीं, मैं इसमें से कोई एमसीक्यू मुझे मिला है, मुझे इसमें कोई एमसीक्यू मिला नहीं है यार, ये मैंने खुद ही आपको आपको मैं दे रहा हूँ। तो द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू। तो कैपिलरी ट्यूब आपने देखी होगी, बड़ी बारीक सी ट्यूब होती है, बहुत बारीक सी। तो सरफेस टेंशन की वजह से बेटा उसमें, ये केमिस्ट्री वाले जो है वो ज्यादा जानते होंगे। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा होगा बस। ये मुझे एमसीक्यू कोई नहीं मिला, ये मैंने खुद बना लिया था। बहरहाल, इज डेट क्लियर बच्चों? ठीक है, हमारा जो है फ्लूइड काइनेमेटिक्स खत्म हो गया। GMR, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया माशाल्लाह। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? जी वासिक बेटा बोले। हाँ, काइनेमेटिक्स, अभी फ्लूइड डायनेमिक्स बाकी है यार। जी कशफ फैसल। बताया तो है, सरफेस पर फोर्स नहीं लग रही होती ना, तो वो नीचे फोर्स बढ़ जाती है, नेट फोर्स नीचे वाले मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है। दरमियान में तो हर तरफ से लग रही होती है, लेकिन जो सरफेस पर मॉलिक्यूल होते हैं, वो उनके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, तो नीचे वाली ज्यादा लग जाती है। यार अभी ये चैप्टर तो मैं आपको पढ़ा भी नहीं रहा था, जो मैंने आपको कोर्स आउटलाइन दिया है ना, उसमें ये इंक्लूड नहीं है। बट चूंकि अभी नई बुक में चैप्टर आया है,
तो मैंने कहा मैं आपको करवा दूं, ये आप लोगों के लिए मैंने करवाया, अदरवाइज मैंने ये ज़्यादा करवाना नहीं था डिटेल में। मुझे एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और वो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो स्लो वो जो जितनी चीज़ें हैं ना सारी, वो करवानी है। डायनेमिक्स करवानी थी एक्चुअली में आपको, जो मैंने कोर्स आउटलाइन दिया वहाँ देखो, वहाँ ये चैप्टर मौजूद नहीं है। तो मैंने ये नहीं करवाना था, बट नई बुक में आया है, नई बुक में चैप्टर बिल्कुल इंक्लूड है, तो आपको ये आने चाहिए चीज़ें, तो इसलिए मैंने करवा दिया, ठीक है। तो आपको मिक्स मिलेंगे, आपको फ्लूइड के पोर्शन में एमसीक्यूज मिक्स मिल जाएंगे। तो बहरहाल जो मैंने आज करवाया इंशाल्लाह इससे बाहर, आई होप इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे बाहर नहीं आएगा। अहमद रजा बेटा, मैं समझा देता हूँ। अहमद रजा बेटा देखें, देखो अहमद, गौर करो अहमद। देखो मेरा बच्चा, ये आपके पास पानी है, ये पानी के ऊपर मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, ठीक है। ये पानी के गिलास के साइडों पे मॉलिक्यूल है, ये गिलास के साइड से मॉलिक्यूल है, ये गिलास के नीचे मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो अहमद बेटा, फोर्स जो है वो, इस मॉलिक्यूल की बात करो तो इसको यहाँ से भी अट्रैक्शन हो रही है, आपको पता ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फोर्स अट्रैक्शन होती है तभी तो आपस में पानी जुड़ा हुआ होता है। कम होती है, फोर्स बहुत कम होती है। आप लोगों को दो फोर्सेस, कोहेसिव और कोहेसिव एडहेसिव फोर्स बेटा पढ़ लीजिएगा, केमिस्ट्री के हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ। दो फोर्सेस हैं, रीड योर सेल्फ। कोहेसिव, ठीक है। तो बहरहाल ये आपके पास लग रही है, नीचे से भी इसकी इसमें अट्रैक्शन हो रही है, लेफ्ट से भी हो रही है, ऊपर से भी हो रही है, इवन के यहाँ से भी इसको अट्रैक्शन मिल रही है, हर तरफ से ना। तो ये ना बैलेंस होगा। लेकिन व्हाट अबाउट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ये जो बिल्कुल सरफेस पर है, नीचे से मिल रही है उसको, साइडों से मिल रही है, चलो मान लेते हैं, यहाँ से भी इसको मिल रही है, मान लेते हैं। बट ऊपर क्या है, ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाली ज्यादा हो जाएगी ना, नीचे वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी, तो ये नीचे दबेगा, ये नीचे, क्योंकि ऊपर फोर्स कोई नहीं है तो नीचे दबेगा, तो इस तरीके से एक ना लेयर सी बन जाती है, सरफेस पर एक दबाव सा पड़ता है, तो एक गोल सा कर्व सा बन जाता है सरफेस पर, उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। क्लियर है बेटा? बच्चे क्लियर है आप? अहमद रजा बेटा क्लियर है? ओके बेटा भाई, हम इंशाल्लाह करते हैं, उनको भी करते हैं, टेंशन ना लो आप। मोहम्मद फाज, ऑफ कराने पे तुले हुए हो आप। अच्छा जी, एक मिनट में बेटा। Two forces of 8 and 15 Newton act at a point if the resultant force is 17। ठीक हो गया, ठीक हो गया। टू फोर्सेस एफ एंड जी एट राइट एंगल्स, ठीक है सर, रिजल्टेंट। मैमा, ये आप मुझे, इसको मैं सेव कर लूंगा, मैं फिर आपको करवाता हूँ, ठीक है मैमा। इसका सोल्यूशन मैं इंशाल्लाह जो भी मेरी क्लास होगी ना, जिसमें मैं एमसीक्यू रखूंगा, तो मैं करवाऊंगा, ठीक है बच्चे। सही है, ये पेज आप रखें, मैं इंशाल्लाह इसका आपको सोल्यूशन लाजमी कराऊंगा। जी अम्मार बेटा, क्लास हैज बीन एंडेड। और भी है। एग्जैक्टली, सॉल्व करें ना आप लोग।
Okay, let me see. मैम आप परेशान ना हो बचे। जी अब्बास, क्लास हैज बीन एंडेड। जी बेटा मैं ले जाता हूँ। मैं क्लास को स्टार्ट ले जाता हूँ बिल्कुल। नहीं, अब हमारी रुहमा हमारी क्लास जो होगी वो इंशाल्लाह कब होगी? अब हमारी क्लास मंडे को होगी। चले मैम, अब बेटा मुश्किल चीजें होती है ना। क्या मतलब तैयबा बेटा? क्या कहना चाह रही हैं आप? Then, I couldn't understand what you want to say.